हेलो एवरीवन, आप सभी को जय हिंद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस नए वीडियो में 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप क्या है? यूरोप एक हमारे पृथ्वी पर स्थित 7 महादेशों में से एक देश महादेश का नाम है जिसका नाम है यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, लगभग 30-35 देश आते हैं। उसमें से हम कुछ ही देशों के बारे में पढ़ना है, जैसे इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूनान, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी। इससे ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जामों में, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप महादेश में है और कौन सा देश यूरोप महादेश में नहीं है। या कभी कभी इसकी राजधानी पूछ देता है कि इटली की राजधानी कहाँ है। इटली की राजधानी रोम। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, यूनान, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये सभी के सभी यूरोप के राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। आगे समझेंगे हम वियना सम्मेलन के बारे में। और क्योंकि इतिहास जो है, विश्व का इतिहास बहुत ही पेचीदा टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम इसको बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलकर ऑब्जेक्टिव इसमें हम लगाएंगे इसी क्लास में। आगे ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव समझने के बाद। ठीक है, हंगरी, बुडापेस्ट की राजधानी कहाँ है? हंगरी। बुडापेस्ट की राजधानी कहाँ है? हंगरी। ठीक है, हंगरी की चाहे बुडापेस्ट की राजधानी कहाँ है? हंगरी। यूनान, अगर यूनान की बात करें, यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। कहाँ है? एथेंस। रूस की राजधानी है मास्को। कहाँ है? मास्को। ठीक है, रूस की राजधानी मास्को। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड हो जाएगा, या लंदन बोल सकते हैं। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन। ठीक है, तो ये हम समझ ले कि यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही देश है, बहुत सारे देश है। पोलैंड है, ठीक है, पुर्तगाल है, तो ये सारे के सारे यूरोप के ही देश है। बेल्जियम है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ठीक है, तो सभी के सभी यूरोप महादेश के ही देश आते हैं। लेकिन हमें प्रमुख देशों के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं, आप समझेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक, अगर बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, अगर राष्ट्रवाद क्या होता है देखते हैं हम। ठीक है, आगे स्लाइड को देखते हैं। राष्ट्रवाद, ठीक है, क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक प्रकार का विश्व का राजनीतिक जागृति का फल है। ये जो राष्ट्रवाद है एक प्रकार का राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। क्या है ये? प्रतिफल। क्या है ये? प्रतिफल। किसका प्रतिफल है? तो विश्व की राजनीति का। किसका है? विश्व की राजनीति का। विश्व की राजनैतिक, ठीक है, प्रतिफल है, यानी कि विश्व के राजनीति का क्या? जागृति का प्रतिफल है। जागृति का प्रतिफल, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो विश्व की राजनीति जब जागी हुई है, इसी का रिजल्ट है कि राष्ट्रवाद आया है। ठीक है, अगर राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे? आखिर राष्ट्रवाद है क्या, इसका उदय हुआ कैसे? ये तो बात समझिए कि एक राजनीति का ही जागृति का प्रतिफल है। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछेगा तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाव उत्पन्न करता है, वहीं ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, ये यूरोप मान सकते हैं, ये यूरोप है। यहाँ पर सामाजिक क्या चीज? सामाजिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्या चीज? सांस्कृतिक। अगर इसमें एकापन, अपनापन आए, यानी एक ही भाव हो, वही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर राष्ट्रवाद के उदय की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का उदय 1789 ईस्वी में, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही इसका बीजारोपण हो चुका था। राष्ट्रवाद के उदय की अगर बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के समय ही इसका बीजारोपण हो चुका था। लेकिन इसी बीच एक फ्रांस का नए शासक रूप में उभर कर आते हैं जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन
बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं राष्ट्रवाद के उत्पन्न होने में, उदय होने में। यह 1804 ईस्वी में, ठीक है, शासक बन जाता है बोनापार्ट। और धीरे धीरे देखते ही देखते अगल बगल हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और पोलैंड हो गया, यहाँ तक कि रूस वाले क्षेत्र पर भी नेपोलियन बोनापार्ट का कब्जा होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने ही यूरोप में एकीकरण का भाव उत्पन्न किए। किसका भाव उत्पन्न किए? एकीकरण का भाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? किसका भाव उत्पन्न करते हैं? एकीकरण का भाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद का उदय का बीजारोपण कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। किस क्रांति के समय? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय। किस क्रांति के समय? फ्रांसीसी क्रांति के समय इसका उदय हो चुका था। क्लियर है? राष्ट्रवाद क्या है? तो यह विश्व की राजनीति का जागृति का फल है, ठीक है। यानी कि राजनीति बढ़ते गया विश्व में तो बहुत बड़ा हुआ, तो उसका रिजल्ट है राष्ट्रवाद में। यानी एक भावना, यानी कि भौगोलिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, सांस्कृतिक हो, उस किसी भी चीज़ पर एक भावना एकत्रित होना, वही क्या कहलाता है? हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव के तौर पर, सब्जेक्टिव तौर पर आता है, जिसका नाम है वियना सम्मेलन, ठीक है। इस सभी के सारे ऑब्जेक्टिव हम इसी क्लास में आगे वीडियो में लगाएंगे हम लास्ट में, ठीक है। बात करते हैं वियना सम्मेलन। अभी हमने बताए हैं कि ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया राजधानी कहाँ है? वियना। तो वियना में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन मतलब मीटिंग हुआ था। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का अंत होता है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु होती है, नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है? मृत्यु होती है, तो समझिए कि वियना सम्मेलन होता है। क्या होता है? वियना सम्मेलन होता है, ठीक है। तो वियना सम्मेलन जैसे ही होता है तो समझिए कि उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया चांसलर कौन था? मेटरनिक। इसने 1815 ईस्वी में इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। और जिस प्रकार नेपोलियन युग का अंत होता है, उसी समय मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। मेटरनिक युग का क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक है। मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। इस वियना सम्मेलन में 4 देशों ने भाग लिया था: ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। बेटी परस के लिए परस के लिए परस यानी बेटी, परस के लिए रूस कराई है, ठीक है। तो ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, कितने देशों ने भाग लिया था? तो 4 देशों ने भाग लिया था। फिर से बोलेंगे, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया। सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इस समय किस युग का अंत हुआ था? तो नेपोलियन युग का अंत हो गया। किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। क्लियर है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इस सम्मेलन में ये किया गया कि नेपोलियन के द्वारा जितनी व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर पुनः पुरातन व्यवस्था को थोप दिया गया, ठीक है। यानी कि राजतंत्र व्यवस्था को थोप दिया गया। जो जिस वंश का राजा था, जैसे बुर्बो वंश हो गया, हैप्स वंश हो गया, आर्लियंस वंश हो गया, सभी का शासन हो गया। सभी का क्या हो गया? शासन हो गया, ठीक है। लेकिन मेटरनिक युग का भी अंत होता है। मेटरनिक युग का अंत 1848 की क्रांति के समय होता है। 1848 की क्रांति के समय होता है। और उस समय राजा कौन होता है? लुई फिलिप होता है। कौन होता है? लुई फिलिप, ठीक है। और लुई फिलिप की प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उस समय इसका प्रधानमंत्री गीजो था। कौन था? गीजो। कौन था? गीजो। बहुत फेवरेट प्रश्न से पूछेगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो गीजो। कौन था? गीजो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन के बारे में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला स्लाइड हमारा, ठीक है। अगले स्लाइड पर आ गए हम लोग। देखते हैं 1830 की क्रांति। क्या देखते हैं? 1830 की क्रांति। जो 1830 की क्रांति है फ्रांस से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। जो 1830 की क्रांति है, जो 1830 की क्या है? क्रांति, ठीक है, यह फ्रांस से संबंधित है। इस समय राजा हुआ करता था चार्ल्सटेन। राजा कौन था? चार्ल्सटेन, ठीक है। तो राजा चार्ल्सटेन था। इसने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसका नाम था पोलिगनेक। पोलिगनेक जब प्रधानमंत्री बना, इसने समान नागरिक संहिता जो लुई 18वां द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? लुई 18वां द्वारा बनाया गया था। जो लुई 18वां द्वारा बनाया गया था समान नागरिक संहिता को, इसने पोलिगनेक ने उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग अपनाया।
शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग अपनाया, यानी कि जो भी वर्ग शक्तिशाली है उनके पक्ष में रहेंगे, जो नहीं है इनके पक्ष में नहीं रहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि समाज को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और चार्ल्स टेन ने जब इसके विरोध हुआ तो चार्ल्स टेन ने 4 अध्यादेश जारी किए। कितने अध्यादेश जारी किए? 4 अध्यादेश। 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश कहने का मतलब होता है कि राजा के द्वारा दिया गया आदेश, ठीक है, राजा के द्वारा दिया गया आदेश। इस आदेश के द्वारा जो उदार तत्व लोग थे उनके गाला को घोंट दिया गया। गाला का क्या? घोंट दिया गया। इसके विरोध में एक विद्रोह होता है जिसे 1830 की क्रांति कहते हैं। और जब ऐसे ही विद्रोह होता है, इस समय का राजा चार्ल्स टेन इंग्लैंड पलायन कर जाता है। कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड पलायन कर जाता है। कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड पलायन कर जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? और इस प्रकार से बुर्बो वंश का अंत हो जाता है। बुर्बो वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। क्लियर? 1830 की क्रांति समझ गए। 1830 क्रांति किसे संबंधित है? फ्रांस संबंधित है। इसमें राजा कौन था? चार्ल्स टेन था। उसने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नी को नियुक्त किया था। इसने लुई 18वां द्वारा समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग को अपनाया था। ठीक है, जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। जो उदार तत्व के लोग थे इसके विरोध किए, तो चार्ल्स टेन ने 4 अध्यादेशों के द्वारा उनका गला घोटने का कार्य किया। इसके विरोध में लोगों ने एक विद्रोह का रूप ले लिया लोगों के द्वारा। इसे 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगर अगले देखते हैं, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। इटली का एक 1848 की क्रांति होता है। क्या होता है? 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति। अगर 1848 की क्रांति की बात करते हैं तो इस समय राजा था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। राजा कौन था? लुई फिलिप। इस समय यहाँ का राजा था लुई फिलिप। इसने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नो को बनाया। किसको बनाया? लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया था। किसे बनाया था? गीजो को बनाया। ठीक ना? तो गीजो ने क्या काम किया? इसने बहुत ही समझिए महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। कौन सा नीति अपनाया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। और ये जो भी इतने लोग धनी थे, ठीक है, जो धनी थे उसके साथ अपने साथ रखता था। किस साथ रखता था? अपने साथ रखता था। और एक प्रकार का कट्टर राजसत्तावादी था। क्या था ये? कट्टर राजसत्तावादी था। और इस दौरान क्या होता है कि समझे कि फ्रांस में भुखमरी चलने लगता है। क्या लगता है? भुखमरी चलता है। और भुखमरी जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो जो भी उदार व्यक्ति हैं, क्या हैं? उदार व्यक्ति हैं, वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है। इसी के विरोध में 22 अक्टूबर 1848 ईस्वी को 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया ताकि भुखमरी को दूर किया जा सके। जब विशाल भोज का आयोजन किया गया पेरिस में, कहाँ आयोजन किया गया? तो पेरिस में। जब वहाँ पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया गया तो जब लोग एकजुट हुए तो लुई फिलिप के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। और धीरे धीरे यह आवाज़ उठने लगी तो एक आंदोलन का रूप ले लिया। और इसे ही 1848 की क्रांति का रूप कहते हैं। इसे 1848 की क्रांति कहते हैं। और यह भी इंग्लैंड पलायन कर गया। कहाँ भाग गया ये? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद जब राजा गद्दी छोड़कर भाग जाता है तो फ्रांस का असेंबली, नेशनल असेंबली ने गणतंत्रता की घोषणा किया और कहा कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष के ऊपर के हैं वो सभी लोग मताधिकार देने के लिए, यानी वोट देने के लिए, है ना, लायक हो गए हैं और उनको अधिकार दिया जाता है कि आप मताधिकार कर सकते हैं। और इसके साथ एक और कार्य किया गया कि काम के घंटा, है ना, मतदार तो किया ही गया, मत दे सकते हैं, और काम का, है ना, काम का जो समय है उसको भी निर्धारित किया गया। गारंटी भी दिया कि वो काम दिए जाएंगे। इसके बाद अगला राजा बनता है नेपोलियन फ्रांस। कौन बनता है? फ्रांस का राजा कौन बनता है? तो लुई नेपोलियन। कौन बनता है? फ्रांस का राजा कौन बनता है? लुई नेपोलियन। कौन बनता है? लुई नेपोलियन। राजा कौन बनता है? लुई नेपोलियन राजा बनता है। क्लियर है? 1848 क्रांति को समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। तो भी ठीक है। अगर यहाँ से एक चीज़ हम जोड़ते हैं, इटली का एकीकरण। ठीक है, क्या देखते हैं? इटली का एकीकरण। ठीक, इटली का एकीकरण, है ना। अगर इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो इटली का एकीकरण 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुए थे? तो 2 चरण में हुए थे। कितने चरण में हुए थे? 2 चरण में होते। प्रथम चरण में पहला चरण में 1 आदमी, दूसरा चरण में 2 आदमी। पहला में था मेजनी। कौन था? मेजनी। पहला में कौन था? मेजनी। दूसरा में कौन था?
ठीक है। दूसरा में कौन था, तो दो व्यक्ति थे। दूसरा में कौन थे, तो दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था काउंट काबूर और दूसरे का व्यक्ति था गैरीबाल्डी। एक का नाम था काउंट काबूर, दूसरे व्यक्ति क्या नाम था, गैरीबाल्डी। ठीक है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को भी देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड कम काम कर रहा है, तो आगे देखते हैं प्रश्नों पर सीधा आते हैं। ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो अभी हमने इसकी चर्चा किया है कि फ्रांस में क्या कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो यह था बुर्बो वंश। क्या था, बुर्बो वंश। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग दिया था, 4 देशों ने भाग दिया था। ठीक है। ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो 1829 की एड्रियानोपल की संधि 1829 में ही हुआ था। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। यह तुर्की और मिस्र के बीच हुआ था, तुर्की और मिस्र के बीच हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं प्रथम जेनेवा कन्वेंशन। प्रथम, ठीक है, तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ठीक है। अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लुई फिलिप किस देश का शासक था। हमने चर्चा की 1848 क्रांति में कौन राजा था, लुई फिलिप राजा था। कौन राजा था, लुई फिलिप राजा था। तो वह कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ भाग चला गया था, इंग्लैंड। कहाँ भाग चला गया था, इंग्लैंड। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। ठीक है। छठवें प्रश्न में चलते हैं हम लोग। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं, यूनान को कहते हैं। ठीक है। अगर यूनान की राजधानी की बात करें तो एथेंस है। कहाँ है, एथेंस है। और यूनान स्वतंत्र कब हुआ था, 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1832 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में नहीं था। देखिए, जब विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो दो गुट बटे हुए थे कि मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुव राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था, रूस शामिल था और ये जर्मनी शामिल नहीं था। जर्मनी ये ध्रुव राष्ट्र में शामिल था ना। जर्मनी से और कौन था, तो जापान था, इटली था। ये सभी के सभी ध्रुव राष्ट्र में स्थित थे। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, तो 1871 में विलियम प्रथम जो है, ठीक है, विलियम प्रथम जर्मनी के शासक बना था। कौन बना था, जर्मनी का शासक बना हुआ था। सर्डिनिया का राजा कौन था, सर्डिनिया का राजा की बात करें तो सर्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुएल था। और विक्टर इमैनुएल ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया था। काउंट काबूर को नियुक्त किया था, जिसने इटली की समस्या को पूरे विश्व की समस्या, पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था, सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था, विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल ने ही पूरे, है ना, इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। यार नेपोलियन बोनापार्ट, अगर लुई नेपोलियन कहेगा तो 1848 की क्रांति के बाद कौन राजा बना था, तो लुई नेपोलियन बना था। कौन बना था, लुई नेपोलियन बना था। ठीक है। चार्ल्स टेन कौन है, 1830 की क्रांति के समय राजा कौन था, तो चार्ल्स टेन था। कौन था, चार्ल्स टेन था। अगले 10वें प्रश्न में चलते हैं हम। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे। इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में कौन थे, मेजनी। दूसरे चरण में कौन थे, तो काउंट काबूर, है ना। इस प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन बनाया था, तो विक्टर इमैनुएल बनाया था। ठीक है। विक्टर इमैनुएल कहाँ का राजा था, तो सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा था। ठीक। गैरीबाल्डी इसने एकीकरण कहाँ किया था, तो दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था। गैरीबाल्डी एक पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक था। इसे इटली के एकीकरण का तलवार मानते हैं। इटली के एकीकरण क्या मानते हैं, तलवार मानते हैं। और गैरीबाल्डी के जीवनी के बारे में हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय के द्वारा वर्णन किया गया है। इसके शौर्य और त्याग को देखते हुए लाला लाजपत राय ने इस पर जीवनी लिखी हुई है। ठीक है। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इनमें से सभी थे। यानी प्रथम चरण में मेजनी था, द्वितीय चरण में काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुएल भी था, जिसे ना काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लुई 16वां की फांसी कब दिया गया था, आप सभी जानते हैं कि लुई 16वां फ्रांस का राजा था। इसे फांसी 1793 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है।
12वें प्रश्न में चलते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? अभी हमने चर्चा किया वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसका चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। और यहीं से मेटरनिक की शुरुआत भी होती है और नेपोलियन को क्या होता है? अंत होता है। क्लियर है? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। अगर बात करते हैं लेनिन, लेनिन कौन था? तो लेनिन ये अमेरिका का राष्ट्रपति था। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। कार्ल मार्क्स समाजवादी का जनक माना जाता है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के पुस्तक दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें नंबर पर, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ये था लॉसेन सम्मेलन। कौन था? लॉसेन सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? अभी बताए हैं 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में न्यू डील किसने लगाया? न्यू डील अमेरिका में न्यू डील किसने लगाया था? अच्छा, एक प्रश्न बता दीजिए, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। असली मुद्रा क्या है? डॉलर। मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, यस लिखेंगे, सब काट देंगे। मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, तो ये न्यू डील देने वाले थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? डी रूजवेल्ट। कौन थे? डी रूजवेल्ट। अब्राहम लिंकन यहाँ नाम आया हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों की दृष्टि से। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दिया हुआ है। अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र की परिभाषा में कि जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा। ठीक है, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। हाँ, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। लेकिन हिगेल कौन थे? एक दार्शनिक तो थे ही, साथ साथ एक कार्ल मार्क्स के गुरु भी थे। किसके गुरु थे? कार्ल मार्क्स के गुरु भी थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द्वंदात्मक सिद्धांत। ठीक है, द्वंदात्मक सिद्धांत की चर्चा किए थे। ठीक है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने बताया था कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पुनः यानी कि पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करना। पुरातन व्यवस्था कौन थे? राजाओं जैसे बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, आर्लियंस वंश, सब की स्थापना करना था। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। आपको मालूम ही है कि 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और यहीं से राष्ट्रवाद की बीजारोपण पर शुरुआत हो चुका था। ठीक है, और 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1804 में। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। ठीक है, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत एक प्रकार का क्रांतिकारी दल था। ठीक है, क्या था? एक क्रांतिकारी दल था जो यूनान से संबंधित था। कहाँ संबंधित था? जो यूनान से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो यूनान से संबंधित था। ठीक है, कहाँ संबंधित था? यूनान से। और साथ ही साथ कोसूत के साथ एक अलग चीज भी आता है, इसका नाम फ्रांसिस डिक भी आता है, जो कहाँ संबंधित है? यूनान से संबंधित है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से है। किससे है? कार्बोनरी दल से। मेजनी का संबंध किस दल से है? कार्बोनरी दल से है, जो एक कैसा दल था? गुप्त दल था। कैसा दल था? गुप्त दल था। लाल सेना किसने बनाया था? लाल सेना ट्राटस्की ने बनाया था। किसने बनाया था? ट्राटस्की ने बनाया था। लेकिन अगर लाल कुर्ती बात करेगा कि लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, डाइट क्या है? तो जर्मनी के संसद का क्या नाम है? डाइट है। क्या है? डाइट नाम था। जो पुराना जो संसद है उसका क्या नाम था? डाइट नाम था। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध में दो देश थे। एक था ऑस्ट्रिया, दूसरा था फ्रांस। एक था ऑस्ट्रिया, दूसरा क्या था? फ्रांस। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं 21 नंबर पर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? अभी हमने चर्चा किया काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल, जो सार्डिया पिडमाउंट का राजा हुआ करता था, उसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और काउंट काबूर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। ठीक है, और उसने बहुत ही अहम भूमिका निभाया है काउंट काबूर ने। ठीक है, आगे चर्चा करते चलेंगे इसके। जालवेरिन कैसी संस्था है? जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ कब? यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अगर बात करते हैं कि यूनान की राजधानी कहाँ है? तो एथेंस। कहाँ है? एथेंस।
इसके राजधानी, देशों की राजधानी को भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्रीवियस पेपर देखिएगा तो एक राजधानी या दो राजधानी जरूर रहेगा, और खासकर इसी चैप्टर से रहते हैं। किस चैप्टर रहते हैं? इसी थे। अभी देखिए 18वां प्रश्न बताए थे, कोसूत का संबंध किस देश से है? यूनान से ही है। ठीक है, याद रखिएगा यूनान से 2-3 प्रश्न हम हर बार पूछ जाते हैं। एड्रियानोपल की संधि किससे हुई थी? एड्रियानोपल की संधि तुर्की और मिस्र के साथ हुई थी। किससे हुई थी? तुर्की और मिस्र के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? अगर जर्मनी के एकीकरण की बात करें कि जर्मनी का प्रमुख वास्तुकार कौन था, यहाँ पर गैरीबाल्डी। कौन है? गैरीबाल्डी। ठीक है, नहीं सॉरी, गैरीबाल्डी नहीं हो सकता है, ये होगा बिस्मार्क। जर्मनी है ना, तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। और जर्मनी इसने एक नीति अपनाया था, इसे रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? देखिए 4 लोगों का संबंध था। पहला है मेजनी। पहला कौन है? मेजनी। दूसरा कौन है? ठीक है, विक्टर इमैनुएल, जिसने हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउट कबूर को। और तीसरा है गैरीबाल्डी। तो कौन नहीं है? बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से। कहाँ से है? इटली के एकीकरण से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 27 नंबर के। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए अभी हमने चर्चा की, बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। काउंट कबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? काउंट कबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? विक्टर इमैनुएल। कौन से नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुएल। ठीक है, गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार किससे मानते हैं? गैरीबाल्डी को मानते हैं। लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? गैरीबाल्डी कहते हैं। किसे मानते हैं? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? तो नाविक था। ठीक है, मेजनी ने 2 संस्थाओं का 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। ठीक है, 1834 में किसका होता है? यंग यूरोप का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? यंग यूरोप का स्थापना किया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इटली के, है ना, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। 1871 में कौन संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी। 1871 में कौन संधि हुई थी? तो फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी। तो फ्रैंक फ्रंट ये किससे संबंधित है? तो फ्रैंक फ्रंट जो है, फ्रैंक फ्रंट अगर बात करें तो किससे संबंधित है? ये जर्मन, ये प्रसा हो गया। प्रसा और फ्रांस से संबंधित है। किसे था? प्रसा एवं फ्रांस से संबंधित है। किसे संबंधित है? प्रसा एवं फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, वियना कांग्रेस संधि कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। पेरिस की संधि क्या है? तो अमेरिकी एक स्वतंत्रता संग्राम से संधि हुआ था, इसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। अगर 29वां प्रश्न को देखते हैं तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में देखिए मेजनी, विक्टर इमैनुएल, गैरीबाल्डी, काउंट पर, इनमें से सभी होगी। इसकी चर्चा तो बहुत हमने बेहतरीन ढंग से कर दिया है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन कौन था? रॉबर्ट ओवन, देखिए रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटेन का उद्योगपति था। ब्रिटेन का क्या था? उद्योगपति था। जब यूरोप में एक उद्योग का दौर चला हुआ था तो लोग वहाँ है ना मजदूरों को बहुत शोषण करते थे। क्या करते थे? शोषण करते थे। रॉबर्ट ओवन एक ऐसा उद्योगपति आया जिसने अपने मजदूरों को, जो अपने श्रमिकों को बहुत ही खुश रखा, उन्हें कि हर प्रकार का बोनस भी देने का कार्य किया, बोनस भी दिया। उसने देखा कि अगर समय से बोनस दिए, छुट्टी भी दिए, तो उत्पादन घटने के बजाय बढ़ गया है। तो रॉबर्ट ओवन का ही कथन है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। क्लियर है। तो रॉबर्ट ओवन का कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी बता दीजिए। फ्रांस की राजधानी कब हुआ था? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति सब इसी से संबंधित है। जर्मनी का एकीकरण के सबसे अहम भूमिका कौन निभाए थे? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, देखिए जर्मनी के एकीकरण बहुत सारे व्यक्ति दार्शनिकों का भी योगदान होता है, जैसे हीगल हो गए, कांट हो गए। ठीक है, ये सभी के सभी दार्शनिक ने भी इनके जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाए थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हम तो समझ ही चुके हैं वियना सम्मेलन के बारे में। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूनान कहते हैं। कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था।
पुर्तगाल की बात करते, पुर्तगाल यूरोप का ही एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, लिस्बन। क्या है, लिस्बन। क्लियर है। पोलैंड हो गया, इंग्लैंड तो ब्रिटेन का ही नाम हो सकता है। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, हम सेकेंड क्वेश्चन में देख चुके थे, 1864 ईस्वी में हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। इसी के समय 1848 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी और भागकर इंग्लैंड चला गया था। इसके समय भुखमरी बहुत पड़ गई थी, है ना। इसने पर प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था। गीजो ने स्वर्णिम मध्यवर्ग नीति अपनाया हुआ था। क्लियर है। रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है, बिस्मार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिस्मार्क से संबंधित है। गरिबाल्डी के पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इनमें सभी कौन थे, इनमें से सभी। इटली के एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। ठीक है। और इटली के एकीकरण की बधाई की बात करते हैं तो इटली के एकीकरण के निम्नलिखित बधाई हो सकते हैं। सबसे पहला अगर किसी को काउंट कपूर बाधा मानता था तो ऑस्ट्रिया एवं प्रसा को मानता था। किसे मानता था, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा को मानता था। ठीक है। और दूसरा की बात करें तो ये इटली के बहुत खंडों में बटा हुआ था, 300 खंडों में बटा हुआ था। लेकिन अगर इटली के एकीकरण के अगर उदय की बात करते हैं तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ही इसकी समझे कि बीजारोपण कर दिया था, क्योंकि सिडनी और पिडमॉन्ट को जोड़ दिया था। और खासकर इसने वियना सम्मेलन के दौरान भी 2 राज्यों को जोड़े गए थे, इसलिए इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1806 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1806 ईस्वी में किया था। लुई 18वां कौन था, तो लुई 18वां फ्रांस का ही राजा था जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया था। समान नागरिक संहिता लागू किया था जिसे चार्ल्स टेन ने हटा दिया था। ठीक है। उसे प्रधानमंत्री किसे बताया था, पोलिगनेक को बनाया था और अठारहवीं क्रांति का कारण बन गया था। ठीक है। नेपोलियन थर्ड फ्रांस का ही राजा था। बिस्मार्क के बारे में बताए हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है, इसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन है ना, यह कथन किसका है, मेटरनिक का है। किसका कथन है, मेटरनिक का है। ठीक है। कौन कहता है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक वही है ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसने वियना सम्मेलन करवाया था 1815 ईस्वी में। क्लियर है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमने बोले ना, प्रश्न आते हैं, देशों के नाम याद रखिएगा। हम कौन कौन देश बताए थे, इटली बताए थे, जर्मनी बताए थे, रूस बताए थे, फ्रांस बताए हैं। ठीक है। बुडापेस्ट राजधानी हंगरी बताए हैं, यूनान है, ये सारे देश आते हैं। तो सभी किसके हैं, यूरोप के हैं। किसके हैं, यूरोप के हैं, है ना। इसी चैनल पर हमने एशिया महादेश के देशों के बारे में चर्चा किया है, आसानी से जाकर वहाँ देख सकते हैं। और यूरोप के भी बारे में आएगा, आप जुड़े रहिए इस चैनल से, सारे आपको डिटेल दिए जाएंगे। ठीक है। अगर वियना सम्मेलन की बात किया जाए तो कब हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था, तो 4 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 4 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। इन 4 देशों का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, कई बार हमने बता दिए। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस ने किस शासन ने स्थापित किया था, है ना। तो ये बताइए 1830 की क्रांति के समय राजा कौन था, चार्ल्स टेन। अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, पोलिगनेक को। इसने क्या किया था, समान नागरिक संहिता के स्थान पर क्या लगाया था, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया था। तो इस प्रकार से जैसे ही स्थापित होता है 1830 क्रांति के बाद, इसको हटाकर संवैधानिक राजतंत्र कहता है। क्या कहता है, संवैधानिक राजतंत्र लगाया जाता है। और राजा कौन बनता है, लुई फिलिप बनता है। कौन बनता है, लुई फिलिप बनता है। अगर यंग यूरोप की बात करें तो हमने अभी चर्चा किया, यंग यूरोप 1834 में किसके द्वारा, है ना, इसी द्वारा संस्थापक कौन है, मेजनी। कौन है, मेजनी। कब किए थे, 1834 ईस्वी में। कब किए थे, 1834 ईस्वी में। क्लियर है। हमने गैरिबाल्डी के बारे में बता दिया है, विक्टर इमैनुअल के बारे में बता दिए हैं, मुसोलिनी। ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है। लाल कुर्ती हमने बताया है, लाल कुर्ती गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी। लेकिन पूछेगा कि लाल सेना, क्या पूछ दे, लाल सेना
तो याद रखिएगा लाल सेना गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। ठीक है। और विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, विलियम प्रथम ये प्रसा का शासक था। इसी ने अपना बिस्मार्क को चुना था। किसे चुना था, बिस्मार्क को चुना था। क्लियर है। इटली के एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में कौन था, मेजनी। दूसरे चरण में कौन थे, विक्टर नुमेले और उनका प्रधानमंत्री काउंट कबूर और था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी की है ना, इटली के किस दिशा से एकीकरण का कार्य कर रहा था, तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली से एकीकरण कर रहा था। स्टार्टिंग में काउंट काबूर से समझे कि द्वेष वाली भावना रखता था, लेकिन पुनः उसे जाकर सारे अपने धन संपत्ति को सौंप दिया और एक किसान की भांति जीवन जीने लगा था गैरीबाल्डी। इसके भांति जीवन जीने लगा, सिंपल एकदम समझे, इसके अंदर त्याग और भावना के ही आधार पर लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखा हुआ था। क्लियर है। 45 नंबर पूछ सकते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था, तो सीडॉन का युद्ध। किसका युद्ध, सीडॉन का युद्ध। सीडॉन का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सीडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1870, है ना। डॉन से सतर्क रहिए। 1870 से डेवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध क्या है, थोड़ा सा हम चर्चा क्रीमिया के युद्ध के बारे में करते हैं। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 ईस्वी के बीच हुआ था। यह जो है फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस एवं किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था तब जानते हैं कि ऑस्ट्रिया को अपना दुश्मन मानता था काउंट काबूर। क्या मानता था, दुश्मन मानता था। जब इन दोनों में युद्ध छिड़ा तो काउंट काबूर फ्रांस की तरफ से आ गया। किसकी तरफ से लड़ने आ गया, फ्रांस की तरफ से आ गया। बिन बुलाया था काउंट काबूर, लेकिन फ्रांस की मदद करने लगा तो फ्रांस भी इससे खुश हुआ। जब इन दोनों के बीच संधि होना स्टार्ट हुआ, संधि हुआ तो काउंट काबूर को ही बुलाया गया और यहीं इसी स्थान पर काउंट काबूर ने इटली की समस्या को, पूरे यूरोप की समस्या को बना दिया था। अपने कूटनीतिज्ञ से काउंट काबूर ने पूरे अपने इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। क्लियर है। और साथ ही साथ इस फ्रांस से भी कब्जा संधि कर लिया था। अगर हम ऑस्ट्रिया पर हमला करते हैं और हम ऑस्ट्रिया क्या करते हैं, हमला करते हैं, आप तटस्थ रहिएगा या तो मेरे तरफ से रहिएगा। और फ्रांस भी ऑस्ट्रिया, और जब ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध होता है, यानी सर्डिनिया पिडमाउ के बीच युद्ध होता है, तो फ्रांस इटली की तरफ से ही लड़ता है। ठीक है, समझ गया ना क्रीमिया का युद्ध क्या था। क्लियर। सेडोना का युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। ठीक है, सेडोना का युद्ध कब 1870 ईस्वी में हुआ था। हेगेल कौन था, हेगेल का हम बताया कि दार्शनिक था, जर्मनी के दार्शनिक, जैसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत की चर्चा किया हुआ था। यह जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने अहम भूमिका निभाए थे अपने लेखनी विधि से। क्लियर है। जर्मन के चांसलर उसमें कौन था, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट से हम चर्चा की 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच होता, फ्रांस और प्रसा के बीच होता। किसके बीच होता, फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। किसकी हार हुआ था, इसमें बुरी तरह हार प्रसा को हुई, सॉरी फ्रांस की हुई थी, और जीत किसकी हुई थी, प्रसा की हुई थी। सेडोन के युद्ध कब हुआ ना, सेडोन से सतर्क रहिए। सेडोन से क्या रहिए, सतर्क रहिए, यानी 70 क्या रहिए, 70। ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत का रहा है, प्रेरणा का स्रोत रहा है, यही यूनान का। कहाँ का है, यूनान का है। क्लियर है। और लास्ट प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। यह करने वाला था टीपू सुल्तान। कौन करने वाला था, टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। ठीक है, दक्षिण भारत में एक जगह आता है जो आज के दिन में कर्नाटक माना जाता है। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। इनके पिता का नाम था हैदर अली। क्या थे, हैदर अली। क्लियर है, हैदर अली। जो प्रोटोनेमा के युद्ध में हैदर अली मारे जाते हैं। अगर टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान ने एक कथन कहा है कि 100 दिन चूहों के जैसा जीने से अच्छा है एक दिन जिए किसकी तरह जिए, शेर की तरह जिए। ठीक है, तो 100 दिन चूहों के जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरफ जिए। ठीक है। और स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। किसने लगाया था, टीपू सुल्तान ने लगाया था।
इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 1 के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे 1830 की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, 1848 की क्रांति, ठीक है, वियना सम्मेलन क्या है, मेटरनिख कौन है, मेजनी कौन है, इसके बारे में अगर हम चर्चा किए हैं तो आपको सभी के सभी आसानी से समझ में आ गया होगा, जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी में क्या होंगे, कारगर होंगे। और आप आसानी से अगर ऑब्जेक्टिव जगह का लगाइएगा तो बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।